हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर जीएस घुरिये का जो दृष्टिकोण है जाति पर, उसको समझेंगे आज हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले डॉक्टर घुरिये ने अपनी पुस्तक भारत में जाति एवं प्रजाति, कास्ट एंड रेस इन इंडिया की भूमिका में ही यह लिखा है कि जाति अत्यधिक व्यापक और जटिल व्यवस्था है तथा इसके विभिन्न पक्षों को समझने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ऐसा लिखने के पीछे उनका उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि जाति की व्याख्या जिन परिभाषाओं और मान्यताओं के संदर्भ में की जाती है, वह केवल उन्हीं के आधार पर भारत में जाति विभाजन तथा इससे संबंधित नियमों को नहीं समझा जा सकता। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय और विदेशी लेखकों द्वारा दी गई जाति की परिभाषाओं का उल्लेख किया और इसके बाद उनकी कमियों की ओर संकेत करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। अधिकांश पश्चिमी विचारक जाति को पुर्तगाली शब्द कास्टा से संबंधित मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रजाति अथवा प्रजाति भेद। आबू डिबाय जैसे फ्रांसीसी विचारकों ने भी कास्टा शब्द का उपयोग प्रजातीय भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए ही किया। जिन विदेशी लेखकों ने जाति व्यवस्था को भारतीय संदर्भ में अध्ययन किया, वे भी किसी एक परिभाषा के द्वारा इसके वास्तविक अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सके। जाति व्यवस्था की इनमें कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जो कि 6 है। ठीक है, तो प्रोफेसर घुरिये ने जाति व्यवस्था की संरचना और प्रतिबंधों के आधार पर इसकी 6 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया है। आरंभ में ही उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि यह विशेषताएं जाति व्यवस्था के मौलिक रूप से संबंधित है, वर्तमान रूप से नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विभिन्न क्षेत्रों में इन विशेषताओं के कुछ अंतर पाया जाता है, लेकिन एक प्रतिमान के रूप में इन्हीं विशेषताओं की सहायता से जाति व्यवस्था की प्रकृति को समझना संभव है। इन्होंने सभी विशेषताओं को बताते हुए, जिसमें से पहली विशेषता बताई है कि समाज का खंडात्मक विभाजन हुआ है। ठीक है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज अनेक खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में सदस्यों की सामाजिक स्थिति, उनके पारस्परिक दायित्व और जातिगत नियम उनमें अपने समूह के प्रति सजातीयता की चेतना उत्पन्न करते हैं। खंडनात्मक विभाजन के कारण प्रत्येक जाति के सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी जाति के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। प्रत्येक खंड की एक न्यायिक परिषद होती है, जिसे जाति पंचायत कहा जाता है। इस परिषद का कार्य सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना है और जातिगत नियमों की अवहेलना करने पर उन्हें दंड देना है। प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु, धार्मिक भोज अथवा सांसारिक कार्य आदि के अवसरों पर अपनी जाति के सदस्यों को सहयोग दे। इनमें दूसरा जो इनका है वो है संस्तरण, हायरार्की। संस्तरण का अर्थ है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति की सामाजिक स्थिति दूसरी जाति की उपेक्षा ऊंची अथवा नीची होती है। इस संस्तरण में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च है और इसके बाद क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों की स्थिति आती है। एक जाति के अंदर विभिन्न उपजातियों के बीच भी एक निश्चित संस्तरण पाया जाता है और इसी के संबंध में सदस्य एक दूसरे से संबंध की स्थापना करते हैं। यद्यपि संपूर्ण भारत में जातिगत संस्तरण को मान्यता दी जाती है, लेकिन अपवाद के रूप में दक्षिण भारत की शिल्पी जाति का उल्लेख किया जाता है, जो ब्राह्मणों द्वारा दी गई स्थिति के विरुद्ध सदैव अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए संघर्ष करते हैं। हड्डस संबंध में एक विशेषता यह है कि जातिगत संस्तरण में ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति और शूद्र की निम्नतम स्थिति की सभी जातियों मान्यता प्रदान की जाती है, लेकिन स्वयं ब्राह्मण और शुद्ध वर्णों के अंदर जिन सैकड़ों जातियों का निर्माण हुआ है, उनमें से अधिकांश जातियों एक दूसरे की तुलना में अपनी सामाजिक स्थिति को उच्च प्रमाणित करने का प्रयत्न करती हैं। इनका तीसरा पॉइंट है खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध।
जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति के लिए खान पान और सामाजिक सहवास की स्वीकृति से संबंधित बहुत से नियम हैं। खान पान के दृष्टिकोण से भोजन दो प्रकार का होता है, कच्चा भोजन और पक्का भोजन। कच्चा भोजन वह है जो घी या तेल से नहीं बना होता, जैसे दाल, रोटी, चावल, भात आदि। कच्चे भोजन से संबंधित नियम अधिक कठोर हैं, जबकि पक्के भोजन के नियम काफ़ी लोचपूर्ण हैं। सामान्य नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर के सदस्य द्वारा बनाया गया कच्चा भोजन स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन व्यवहार में निम्न जातियाँ अपने से उच्च जातियों के सदस्यों द्वारा बनाया गया कच्चा भोजन ग्रहण कर सकती हैं। खान पान के नियंत्रण कान्य कुब्ज ब्राह्मणों में सबसे अधिक जटिल है। सामाजिक सहवास के नियम उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में कठोर हो रहे हैं। इन नियमों के द्वारा उच्च जाति के सदस्यों पर अशुद्ध जातियों के सदस्यों के स्पर्श करने, उनके समीप रहने अथवा उनसे बातचीत करने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस प्रकार एक विशेषता जाति व्यवस्था के निषेधात्मक पहलू से संबंधित है। वही इनका अगला पॉइंट जो था वो था नागरिक तथा धार्मिक नियोक्ताएं और विशेषाधिकार। जातिगत संस्करण के अनुसार उच्च जातियों को नागरिक और धार्मिक क्षेत्र में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि निम्न जातियों पर इतनी नियोक्ताएं लाद दी गई हैं कि दक्षिण भारत में अधिकतर स्थानों पर उन्हें सार्वजनिक कुओं, सड़कों और तालाबों का उपयोग करने तक से वंचित रखा गया है। पेशवा शासनकाल में निम्न जातियों की नियोक्ताएं इतनी बढ़ गई कि महार और मांग जाति की व्यक्तियों को पूना के मुख्य द्वार के अंदर शाम के 3 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं था। थमेसुर से अस्पृश्य जातियों की सड़कें और बस्तियां भी नगर के बहुत बाहर रखी गई, जिससे वे उच्च जातियों के सामने भी ना आ सके। यह विशेषाधिकार और नियोक्ताएं कितनी हास्यास्पद थी, जिसका उल्लेख जो है डॉक्टर घुरिये ने यह उदाहरण दिया कि अनेक उच्च जातियों के व्यक्ति निम्न जातियों के सदस्यों से पानी भरवा सकते थे, लेकिन उनके बर्तन से पानी भी नहीं पी सकते थे। धार्मिक क्षेत्र में इन नियोक्ताओं का रूप सबसे अधिक विषम रहा है। व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध। सामान्य प्रत्येक व्यवसाय होते थे सभी जातियों के, ठीक है। उससे उपजातियां एक वंशानुगत व्यवसाय होता था, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का यह एक नैतिक और धार्मिक दायित्व है कि वह इसी व्यवसाय के द्वारा प्रवेश को रोकने का भी प्रयत्न करती थी। पहले के समय पे कई जाति थी, उनकी भी उपजाति थी, ठीक है, और उनका एक अपना वंशानुगत व्यवसाय होता था। जो अब जिस जाति को जो व्यवसाय प्रदान किया गया था वह उसी व्यवसाय को कर सकता था, वह किसी दूसरी जाति के व्यवसाय को नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर करता भी था तो जो उच्च जातियां थी वो उनका विरोध करती थी, ठीक है, और उनको रोकने का भी प्रयत्न करती थी। फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र, खेतों में श्रम करना, सेना में नौकरी करना और सामान्य प्रकृति का व्यवहार आदि ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें करने की अनुमति लगभग सभी जातियों के सदस्यों को प्राप्त है। इससे एक यह स्पष्ट होता है कि केवल ब्राह्मणों और शूद्र का व्यवसाय ही निश्चित प्रकृति का है, जबकि अन्य जातियों के पेशों में विभाजन की कोई निश्चित रेखा नहीं पाई जाती। इसके उपरांत भी एक जाति के सदस्य जिस पेशे पर अपना आनुवंशिक अधिकार समझते हैं, उसमें अन्य जातियों के सदस्यों के प्रवेश को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें इन लोगों में विवाह पर प्रतिबंध भी लगाए गए थे। जाति व्यवस्था का संभव सबसे कठोर प्रतिबंध विवाह से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को अपनी ही जाति अथवा उपजाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जबकि कुछ पर्वतीय प्रदेशों और मालाबार के नंबूदरी ब्राह्मणों में अपनी जाति से निम्न स्थिति वाली जाति की लड़की से विवाह कर लेने का प्रचलन रहा है, लेकिन यह भी जाति के अनुलोम और कुलीन विवाह के नियम के अंतर्गत ही रहा है। इससे स्पष्ट है कि अंतर जाति जो विवाह है अंतर्विवाही जाति प्रथा का सार तत्व है कि किसी भी सदस्य द्वारा इस नियम
का उल्लंघन करना एक सामाजिक अपराध समझा जाता था। ऐसा करने पर कभी कभी व्यक्ति को अपनी जाति की सदस्यता से बहिष्कृत भी कर दिया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः अंतर्जातीय का प्रचलन रक्त की पवित्रता को बनाए रखने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि जिससे जातिगत मिश्रण को रोका जा सके, उपजातियों की संख्या में होने वाली वृद्धि को रोका जा सके। सच तो यह है कि जाति आज व्यवस्था के अनेक पक्षों में काफ़ी परिवर्तन हो जाने के बाद भी अंतर्विवाही संबंधी प्रतिबंध आज भी उतनी ही प्रभावपूर्ण बने हुए हैं। हाँ, इन सभी विशेषताओं के आधार पर डॉक्टर घुरिये ने लिखा है कि जाति ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य जन्म के आधार पर व्यक्तियों की सामाजिक तथा व्यावसायिक परिस्थिति को निर्धारित करके एक बंद सामाजिक संरचना को प्रभावपूर्ण बनाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।